बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, आज तो ये गांव वाले मुझे मार ही डालेंगे। जोर से चिल्लाते हुए एक लड़की भाग रही होती है। मारो इसे मारो, आज से जिंदा बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ हाँ बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना, आज तो इस डायन को मार कर ही रहेंगे। हाँ। और भागते भागते वो लड़की पास की एक नदी में कूद जाती है। चलो भला टली, डूब मरी इस नदी में। हाँ, इस नदी का बहाव तो वैसे भी इतना गहरा है कि कोई जिंदा बच ही नहीं सकता, मर ही गई होगी डायन। चलो सब यहाँ से चलो। और ये कहकर सब गांववासी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ धीरज भागते भागते आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, सौंदर्य सौंदर्य, तुम ठीक हो ना? और तभी सौंदर्य पानी से बाहर आ जाती है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरज और सौंदर्य की दोस्ती कुछ दिन पहले ही हुई थी। धीरज सौंदर्य के ही गांव में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है और वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। सौंदर्य, कौन है ये लोग और तुम्हें क्यों मारना चाहते? धीरज, ये मेरे गांव के लोग हैं। मैं एक अनाथ हूँ। मेरे पैदा होते ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए ये सब मुझे एक डायन समझते हैं जो पैदा होते ही अपने माता पिता को खा गई, इसीलिए मुझे मारना चाहते हैं। इतनी सुंदर परी जैसी लड़की उन मूर्खों को डायन नजर आती है। खैर, अब तुम इस गांव में नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ मेरे घर में मेरे गांव में रहोगी। सौंदर्य भी धीरज के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही दिन दोनों धीरज के गांव उसके घर पहुंच जाते हैं। धीरज को देखकर उसकी माँ कहती है, बेटा तुम अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? और कौन है ये लड़की? माँ, ये मेरी दोस्त है। ये अनाथ है और कुछ लोग इसकी जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए ये यहाँ ही रहेगी। अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल लाखों में एक। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी सौंदर्य। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की का यही नाम होना चाहिए। सरला धीरज को अकेले में ले जाकर कहती है, बेटा एक अजनबी जवान और सुंदर लड़की को अगर हम अपने घर पर रखेंगे तो लोग तरह तरह की बात बनाएंगे, बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो हम क्या करें माँ? अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ दिन बीतने के बाद सरला धीरज से कहती है, देख बेटा, सौंदर्य को इस घर में काफी दिन हो गए हैं, अब हम उसे ऐसे यहाँ नहीं रहने दे सकते। गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? गांव वालों के डर से मैं अपनी दोस्त को घर से बाहर निकाल दूं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि लड़की गुणवान और रूपवान दोनों है, तो क्यों ना हम इसे अपने घर की बहू बना लें। हाँ माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और कुछ दिनों के अंदर ही सरला धीरज और सौंदर्य की सहमति से दोनों की शादी करवा देती है। और एक दिन सौंदर्य रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सांस फूलने लगती है। उफ, अब तो सांस भी नहीं ली जा रही। अब तो मुझे जल्दी से पानी में जाना होगा। ये कहते हुए सौंदर्य भागते हुए बाहर जाती है और नदी में कूद जाती है। अरे सौंदर्य, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? ये कहते हुए धीरज भी सौंदर्य के पीछे पीछे दौड़ पड़ता है और जोर से सौंदर्य को आवाज लगाता है, सौंदर्य सौंदर्य। और कुछ देर बाद सौंदर्य नदी से बाहर आ जाती है। सौंदर्य, तुम बार बार एकदम से इस नदी में आकर क्यों कूद जाती हो? मुझसे या मेरी माँ से कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, आप दोनों से कोई भूल नहीं हुई है। अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। चलिए घर चलते हैं। अगले दिन धीरज और सौंदर्य अपने बिस्तर पर लेटकर हंसते हंसते बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक सौंदर्य की सांस फूलने लगती है। ठीक से सांस नहीं ली जा रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। चलो सौंदर्य, जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे जल्दी से पानी के अंदर जाना होगा। ये कहकर सौंदर्य नदी की तरफ भागने लगती है और धीरज भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। रुको, अरे सौंदर्य रुको, क्या हुआ तुम्हें? बताओ तो सही। सौंदर्य भागते भागते नदी में कूद जाती है। सौंदर्य कुछ देर पानी में रहने के बाद नदी से बाहर आ जाती है। सौंदर्य, तुम बार बार हर रोज कभी भी उठकर इस तरह नदी में नहाने के लिए बेचैन क्यों हो उठती हो? कुछ तो बात है जो तुम्हें परेशान करती है। बताओ बताओ सौंदर्य, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? क्या मेरी मजबूरी बताना जरूरी है आपको? हाँ हाँ, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम रोज इस तरह की हरकत क्यों करती हो। ठीक है तो सुनिए, मैं एक जलपरी हूँ और मुझे सांस लेने के लिए दिन में एक बार पानी में जरूर आना पड़ता है, और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ये सच जानकर धीरज चौंक जाता है
क्या हुआ? मेरी सच्चाई जानकर मुझसे नफरत हो गई ना? और अब आप मुझे छोड़ देंगे? नफरत? और तुमसे? वो तो मैं तुमसे मरने के बाद भी ना करूं। और तुम्हें छोड़कर मैं कौन सा जिंदा रह पाऊंगा। चलो अब घर चलते हैं, माँ हमारी राह देख रही होगी। इसके बाद धीरज कभी भी सौंदर्य को नदी में नहाने जाने के लिए नहीं रोकता। सौंदर्य रोज नदी में नहाने के लिए जाती है। उसी दौरान बंटी नाम का एक मनचला उसके पीछे पड़ जाता है। अरे वाह भाभी, हैं? तुम तो एक गुलाब की तरह हो, और जब नदी से नहाकर निकलती हो तो माँ कसम और भी महकती हुई लगती हो भाभी। जरा इस गुलाब की खुशबू की महक हमें भी तो लेने दो कभी। देखो बंटी, तुम मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दूर रहने की बात तो तुम ना ही करो भाभी, हम तो आपके साथ नदी में नहाने की तमन्ना रखते हैं। वहीं बंटी के दोस्त खड़े होकर बंटी की बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे मान भी जाओ भाभी, इसका दिल रखने के लिए ही सही नदी में इसके साथ 2-3 डुबकी लगा लो, इसका भी मन भर जाएगा। चुप करो बदमाशो, मुझे यहाँ से जाने दो। और एक दिन आधी रात को सौंदर्य और धीरज कमरे में सो रहे होते हैं कि तभी सौंदर्य की सांस फूलने लगती है। हे भगवान, ये तो मेरी सांस फूलने लगी, मुझे अभी की अभी नदी में जाना होगा। और तभी सौंदर्य जोर जोर से नदी की तरफ भागने लगती है और भागते भागते नदी में कूद जाती है और कुछ देर पानी में रहकर नदी से बाहर आती है कि तभी बंटी और उसके दोस्त उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो गुलाब चांदनी रात में खुशबू बिखेरने आया है। कसम पैदा करने वाले की, आज तो तुम्हारे साथ इस नदी में डुबकी लगा कर ही रहेंगे। देखो मुझे जाने दो, मेरे पति घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। और ये कहकर बंटी जबरदस्ती सौंदर्य को अपनी बाहों में उठा लेता है। तभी वहाँ खड़ा उसका दोस्त कहता है, अरे भाई जल्दी करो, इससे पहले कि कोई आ जाए, इसको लेकर नदी में कूद जाओ। और तभी बंटी सौंदर्य को लेकर नदी में कूद जाता है और देखते ही देखते सौंदर्य पानी में कहीं गायब हो जाती है। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, कहाँ हो तुम? अरे राजू, भाभी तो कहीं गायब हो गई, पानी में कहीं डूब तो नहीं गई भैया? राजू अपनी बात कह ही रहा होता है कि तभी सौंदर्य पानी के ऊपर आ जाती है। अरे भैया, भाभी तो आ गई, लगता है तैराकी बहुत अच्छे से आती है ना। बंटी, मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो, वरना ये छेड़छाड़ तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अरे जितनी महंगी पड़ती है पड़ जाए, आज मुझे किसी की परवाह नहीं, पर आज तो मैं तेरी खुशबू लेकर ही रहूंगा। बंटी एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी से पानी में उतर जाती है और फिर एकाएक बंटी भी पानी में जाने लगता है। अरे अरे, बचाओ मुझे, कोई जबरदस्ती मुझे पानी में खींच रहा है। और फिर बंटी भी पानी के अंदर गायब हो जाता है। ये देखकर उसके दोस्त चिल्लाने लगते हैं, अरे उस्ताद, कहाँ गायब हो गए उस्ताद? उस्ताद, उस्ताद, कहाँ हो आप? और कुछ ही देर में सौंदर्य पानी से बाहर आ जाती है, मगर बंटी पानी के अंदर ही रह जाता है। अगले ही दिन बंटी की लाश नदी के किनारे मिलती है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। तभी बंटी के दोस्त राजू और कालू गांव के मुखिया के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हमारे उस्ताद की हत्या सरला की बहू सौंदर्य ने की, नदी में नहाने गई थी, तभी उसने हमारी आंखों के सामने हमारे उस्ताद को नदी में डुबोकर मार दिया। उनकी ये बात सुनकर मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ सरला के घर पहुंच जाते हैं। सरला भाभी, कल रात तुम्हारी बहू ने बंटी को पानी में डुबोकर मार डाला है, अब वो इस गांव में नहीं रह सकती। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? भला मेरी बहू आधी रात को नदी में नहाने क्यों जाएगी? और तभी वहाँ सौंदर्य आ जाती है और वो सारी सच्चाई मुखिया जी को बता देती है। फिर तो बिल्कुल सही हुआ उस बदमाश के साथ, उसे बहू के साथ जबरदस्ती करने की बहुत सही सजा मिली। और सरला भाभी, आप भी अपनी बहू से कह दो कि वो बेवक्त नदी पर नहाने न जाए। मुखिया के जाने के बाद सरला सौंदर्य पर चिल्लाते हुए कहती है, बता, तू उस नदी में आधी रात को नहाने क्यों गई थी? क्या कारण है कि तू बार बार उस नदी की ओर दौड़ पड़ती है? सरला को गुस्से में आता देख धीरज माँ को सौंदर्य की सारी सच्चाई बता देता है। क्या कहा? मेरी बहू जलपरी है और ये पानी के बिना नहीं रह सकती? हाँ माँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो फिर तुझे अब से अपने घर पर ही पानी मिलेगा और अब से नदी पर भूल कर भी नहीं जाना। ये कहकर सरला एक बड़ा सा प्लास्टिक का स्विमिंग पूल घर ले आती है, साथ ही उसे पानी से भर देती है और सौंदर्य से कहती है, ये ले बहू, अब जैसे ही तुझे सांस लेने में परेशानी हो इसके अंदर चली जाना। और तभी सौंदर्य पानी के अंदर जाती है और बाहर निकलकर बहुत खुश होती है कि उसकी सास और पति ने उसकी सच्चाई जानकर भी उससे नफरत नहीं की और उसकी भलाई के बारे में ही सोचा।
रवि बहुत सालों बाद अपने गांव धर्मपुर वापस आया था। उसकी माँ यशोदा इस बात से बहुत खुश थी। रवि बेटा, आज तो कितने सालों बाद गांव वापस आए हैं। तेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अब एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह कर दूं तो मुझे भी शांति मिले। माँ, अभी मैं कोई शादी के झंझट में नहीं फंसने वाला। अभी मुझे पिताजी का गांव में स्कूल खोलने का सपना पूरा करना है। इसी सिलसिले में मैं सेठ ज्ञानचंद जी की जमीन देखने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ रवि बेटा, तेरे बाबूजी की आखिरी इच्छा थी जो वो बीमारी के चलते पूरी नहीं कर पाए थे। वो थी गांव में स्कूल बनाना। मुझे खुशी है कि तू अपने बाबूजी का सपना पूरा करने जा रहा है। रवि अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो सेठ ज्ञानचंद के साथ जमीन देखने के लिए जाता है। रवि बेटा, ये जमीन देख लो, फिर हम सौदा पक्का करते हैं। सेठ जी, मुझे ये जमीन। अरे, ये किसकी आवाज है? इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुझ बदमाश से शादी नहीं करूंगी। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो बिल्ला को तेरे से शादी करने से रोक सके। क्यों भाई, जब एक लड़की कह रही है कि उसने तुमसे शादी नहीं करनी तो क्यों उससे बेकार जबरदस्ती कर रहे हो? अब तू कौन है जो यहाँ मरने चला आया? बिंदिया से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझ में आया? मैं तुझे रोक सकता हूँ, मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता। तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। रवि और बिल्ला के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। रवि बिल्ला को बुरी तरह से मारता है। बिल्ला घायल होकर बेहोश हो जाता है। सेठ ज्ञानचंद जी, पुलिस को फोन करके बिल्ला को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। अब रवि बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। तुम इस गांव में अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता या कोई रिश्तेदार? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता। रवि बिंदिया को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। पर रवि बेटा, हम कब तक एक जवान और अकेली लड़की को अपने घर रख सकते हैं? माँ, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं बिंदिया से कल ही शादी करूंगा। अगले दिन रवि बिंदिया से मंदिर में शादी कर लेता है। बिंदिया शादी के बाद रवि और उसकी माँ की बहुत सेवा करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात, अरे पानी रखना भूल गई। बहुत प्यास लग रही है, रसोई से पानी पीकर आती हूँ। हे भगवान, सांप सांप! रवि रवि बेटा बचो, तुम्हारे कमरे में सांप है। कहाँ माँ, सांप कहाँ है? वो बाथरूम की ओर गया है। क्या हुआ माँ जी, आप घबरा क्यों रही हो? आइए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। विद्या बहू, तुमने बाथरूम में कोई सांप नहीं देखा? नहीं माँ जी, बाथरूम में तो कुछ नहीं था। रवि की माँ पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने जिस सांप को देखा था उसका ख्याल उसके मन से नहीं जा रहा था। रवि की माँ को ये गलतफहमी एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि घर में सांप है। आज रात मैं जाग कर देखूंगी, मुझे सच जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे सांप क्यों नजर आ रहा है? वो रहा सांप, देखती हूँ ये कहाँ जा रहा है। अरे ये तो रवि के बिस्तर पर चढ़ रहा है। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इस सांप ने तो बिंदिया बहू का रूप ले लिया। हे ईश्वर, इसका मतलब बिंदिया बहू एक नागिन है। माँ जी रुकिए रुकिए, माँ जी घबराइए नहीं, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, तू एक नागिन है, दूर हट, तू मुझे डस लेगी। मैं रवि को सब सच बता दूंगी। रवि बेटा, रवि। माँ जी, आप जानती हो रवि आपकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मुझे नागिन बनते सिर्फ आपने देखा है, रवि ने नहीं। इसलिए कृपया करके आप मेरी बात सुनो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। माँ जी याद कीजिए, ये उस वक्त की बात है जब आप रवि को लेकर मंदिर गई थी और वहाँ पर रवि को एक नाग ने काट लिया था। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, इसे सांप ने काट लिया है। वो सामने पेड़ के नीचे एक पहुंचे हुए सपेरे बाबा बैठे हैं और वही आपके बेटे की जान बचा सकते हैं। बाबा मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को नाग ने काट लिया है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मेरी बीन की धुन सुनकर नाग अपने आप जहर चूसने आ जाएगा। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। नाग वापस आकर रवि के पैर से सारा जहर खींच लेता है और जंगल की ओर गायब हो जाता है। रवि ठीक हो जाता है। माँ जी, मैं उसी नाग की पत्नी हूँ। मेरे नाग की जान आपके बेटे में है, क्योंकि उस दिन मेरे नाग ने अपनी जान आपके बेटे में डाल दी, पर मेरा पति नाग नहीं बच पाया। इसीलिए मैं आपके बेटे का पीछा करती हुई इस गांव तक आई थी, ताकि मैं आपके बेटे को जान से मार सकूं। पर आपके बेटे ने मेरी इज्जत और जान बचाई। वो बहुत भले दिल के हैं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे अपनी पत्नी बनाया। इसलिए मैं अपनी सारी दुश्मनी भूल गई और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब आप सो जाइए, कहीं रवि जाग न जाए। मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे कुछ करना होगा। मुझे उन सपेरे बाबा को दोबारा बुलाना होगा। रवि की माँ उसी सपेरे के पास जाती है और सारी बात बताती है।
उस नागिन के पास नागमणि है, मुझे उसी की तलाश है। माताजी, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और उस नागिन को पकड़ लूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी बाबा। वो नागिन मेरी बहू बनकर मेरे घर में आ गई है। अब सिर्फ आप ही हमें उससे बचा सकते हो। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सपेरा रवि के घर पहुंचता है। बीन की आवाज सुनकर बिंदिया घबराहट में आ जाती है। माँ जी, आपने इस सपेरे को क्यों बुला लिया? ये सपेरा मेरी नागमणि चाहता है। इसकी वजह से मेरी जान को खतरा है। ये मुझे पकड़ कर ले जाएगा। तो अच्छी बात है ना, पकड़ कर ले जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, और तेरे होने से मेरे बेटे की जान को खतरा है। बाबा, जल्दी से इस नागिन को पकड़ लो। नहीं, मैं नागिन रूप में नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रवि मुझे बचा लो। ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये कौन है? और ये जबरदस्ती बिंदिया को अपने साथ ले जा रहा है, और तुम देख रही हो। मैं वक्त पर ना आता तो ये बिंदिया के साथ न जाने क्या सलूक करता। तुम नहीं जानते हो, जिसे तुम अपनी पत्नी कह रहे हो वो एक नागिन है जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। सर्वनाश तो अब तेरा होगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। जैसे ही रवि सपेरे को पकड़ने लगता है, सपेरा बीन बजाने लगता है और बिंदिया धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। रवि, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बिंदिया रोते हुए रवि को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिंदिया। तुम्हारी पिछली जिंदगी क्या थी, और अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस रूप में रहने के लिए भी तैयार हूँ। एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। अब माताजी, इन दोनों का प्रेम देखकर मेरी भी आंखें भर आईं। मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था? मैं भी भगवान का भक्त हूँ, फिर मैं किसी के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? इसलिए अब मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपनी शक्तियों से बिंदिया को नागिन से साधारण मनुष्य बना दूंगा। सपेरा कुछ मंत्रों से बिंदिया को साधारण मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। बिंदिया अब नागिन नहीं थी, वो हमेशा के लिए मनुष्य रूप में आ गई थी। बिंदिया की सास रवि और बिंदिया को गले से लगा लेती है। उसके बाद रवि अपने स्वर्गवासी पिताजी का अधूरा सपना पूरा करता है और बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है।